Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Sachin, Akash, Rahul, Krinjal. नहीं सॉरी किंजल किंजल निहाल अंशुल इमरान इमराना सचिन मौजम मौजम आशुतोष युवराज गौरव निधि आकाश आयुष पवन रिकी रूबी निधि शिखा वर्षा पारुल मयंक शीतल नीतू दिव्या आलोक दीपिका पवन रानी आकाश आराधना प्रिया पूजा शिवम गौरी निधि गौरव रोहित आकांक्षा सज्जन पुरुष सज्जन चलिए रूबी अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ जी, तो भैया हम लोग कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं स्टेटमेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट्स। और अगर मैं स्टेटमेंट्स की बात करूं, अगर मैं स्टेटमेंट्स की बात करूं तो काफी सारे चैप्टर हम लोग स्टेटमेंट के बेसिस पे पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्टेटमेंट अजम्पशंस। स्टेटमेंट अजम्पशंस यानी कि कथन और पूर्व धारणाएं, है ना। कथन और पूर्व धारणा में क्या करना होता है, अजम्पशंस कम कंक्लूजन बनाने होते हैं। वो अजम्पशन सही होते हैं जो डायरेक्टली स्टेटमेंट से रिलेटेड होते हैं, और है ना। और हमें कभी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना होता है। और जब हम अजम्पशंस वाले क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो थोड़ा हमें पेशेंस रखना होता है, पेशेंस, धैर्य रखना होता है, और धैर्य रखना होता है। और यहाँ पर जो हमारी एक्यूरेसी बनती है वो लगभग बन जाती है 90% प्लस बन जाती है। 100% एक्यूरेसी नहीं आ पाती है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जो हमसे गलत हो जाता है। यहाँ पे अभी तक हमने रीजनिंग में जो भी कुछ पढ़ा वो 100% एक्यूरेसी के साथ पढ़ा। लेकिन स्टेटमेंट अजम्पशन एक ऐसा चैप्टर है ना। टेलीग्राम पे जो पीवाईक्यू की फाइल अपडेटेड है बेटा, वो दो फाइल अपडेटेड है, एक पुरानी फाइल भी और एक नई फाइल भी मैंने डाली थी, है ना। जब 2024 के क्वेश्चंस मैंने ऐड कर दिए थे ना, उसके बाद वो वाली फाइल भी मैंने पीवाईक्यू के टेलीग्राम चैनल पे शेयर करी थी, ठीक है। वो भी नई वाली फाइल भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करी थी, समझ रहे हो, पीवाईक्यू की जो फाइल थी। चलिए, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अजम्पशंस की हम बात करते हैं। चलिए साहब, अजम्पशंस के बाद हम बात करते हैं, अजम्पशंस के बाद हम बात करते हैं कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब है कारण और परिणाम। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब है, कॉज एंड इफेक्ट का मतलब है कारण और परिणाम। यहां पर हमारी एक्यूरेसी 100% रही, 100% एक्यूरेसी रही। और कोर्स ऑफ एक्शन में भी लगभग लगभग, है ना। हाँ, मतलब यहां भी एक आध क्वेश्चन शायद हमसे छूटा था, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, यानी कि कथन और तर्क। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन और तर्क पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन और तर्क पढ़ने जा रहे हैं। आज बहुत बुखार है, देखो मैं कल भी कह रहा था आप लोगों से, सारे बच्चे अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। मौसम बहुत खराब हो रहा है, लोगों की तबीयत खराब हो रही है, मौसम बिगड़ रहा है नॉर्थ इंडिया में। तो सारे बच्चे अपनी अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, गर्म पानी पियो बेटा, है ना। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अजम्पशन पढ़ चुके हैं, कॉजन एफेक्ट पढ़ चुके हैं, कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ चुके हैं, कार्यवाही। आज हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, कथन और तर्क। इस चैप्टर में बेसिकली क्या होता है, इस चैप्टर में ना एक स्टेटमेंट दिया होगा, स्टेटमेंट बोले तो एक कथन दिया होगा, कथन। अच्छा, कथन जो होगा ना वो बेसिकली एक एडवाइस होगी। कथन क्या होगा, कथन बेसिकली बेसिकली एक एडवाइस होगी। हमसे ना एक सलाह मांगी जाएगी, हमसे एक सलाह मांगी जाएगी, क्या हमें ऐसा करना चाहिए। अगर आपसे सलाह मांगी जाए कि शुड बी ज्वाइन करियर विल, क्या हमें करियर विल ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए शुड बी ज्वाइन करियर विल, क्या हमें करियर विल ज्वाइन करना चाहिए, तो अब आप बताओ, आप इसका रिप्लाई क्या दोगे, क्या रिप्लाई दोगे। है, अगर आपसे कोई बच्चा पूछे शुड बी ज्वाइन करियर विल, है, वी ज्वाइन शुड बी ज्वाइन करियर विल, शुड बी ज्वाइन करियर विल, अब आप इसका क्या रिप्लाई दोगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या हमें करियर विल ज्वाइन करना चाहिए, तो आप क्या रिप्लाई दोगे। आप रिप्लाई दोगे हाँ, या फिर आप रिप्लाई दोगे ना, है ना। या तो आप दोगे हाँ या फिर आप दोगे ना, ठीक है। लेकिन बेटा आपकी हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ता,
है ना। बेसिकली इस चैप्टर में ना आर्गुमेंट्स होते हैं। इस चैप्टर में क्या होते हैं, इस चैप्टर में ना आर्गुमेंट्स देने हैं। आर्गुमेंट्स का मतलब हमें तर्क देने हैं, तर्क। अगर हमने हाँ बोला तो हमने हाँ के पीछे तर्क क्या दिया, हम क्या रीजन दे रहे हैं, क्यों हम हाँ कह रहे हैं, वाई, वाई, क्यों हमने हाँ बोला तो क्यों बोला, उसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है, वो हमें देखना है। अगर हमने ना बोला तो क्यों ना बोला, उसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है, वाई, क्या कारण है कि हमने ना बोला। तो बेसिकली इस चैप्टर में हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस चैप्टर में जो फर्क पड़ता है, इस चैप्टर में जो फर्क पड़ता है वो रीजन से फर्क पड़ता है। रीजन यानी कि कारण। इस चैप्टर में फर्क पड़ता है कारण से। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें क्या चेक करना है, बेसिकली बेसिकली हमें इस चैप्टर में फर्क ये पड़ता है कि जो हम रीजन बता रहे हैं वो सही रीजन दे रहे हैं या गलत रीजन दे रहे हैं। अच्छा, सही कारण है या गलत कारण है ये पता कैसे चलता है। सही कारण वो होता है जो कि कारण ठोस होता है, जो कि सॉलिड होता है, सॉलिड, सही कारण। और गलत वो होता है जो कि वीक होता है, वीक यानी कि जो कि कमजोर होता है। तो जो तर्क हमारा कमजोर होगा, जो तर्क हमारा कमजोर होगा वो गलत होगा, और जो तर्क हमारा ठोस होगा, जो तर्क हमारा ठोस होगा वो सही होगा। तो यहां पर हमें चेक करना है कि जो हमारा आर्गुमेंट है ना, आर्गुमेंट बोले तो रीजन, ठीक है, आर्गुमेंट बोले तो रीजन यानी कि कारण, या फिर हम कह सकते हैं तर्क, है ना, कारण या फिर तर्क। तो हमें इस चैप्टर में चेक करना है कि जो हम आर्गुमेंट दे रहे हैं, जो हम रीजन दे रहे हैं, जो हम कारण या तर्क दे रहे हैं, वो तर्क सही है हमारा, गलत है। तो तर्क बेटा सही और गलत होता है, यानी कि जो तर्क होता है वो या तो होता है हमारा ठोस या फिर तर्क होता है कमजोर। तर्क दो ही होते हैं, या तो आप ठोस तर्क दोगे या फिर आप कमजोर तर्क दोगे। तो इस चैप्टर में हमें ये चेक करना सीखना है कि कौन सा आर्गुमेंट स्ट्रांग होता है और कौन सा आर्गुमेंट वीक होता है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सबसे बड़ा फायदा क्या होगा सर, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम जो डेली लाइफ में आर्गुमेंट करते हैं वो आर्गुमेंट हमारे सुधर जाएंगे। हम भैया अपने रियल लाइफ में लोगों से आर्गुमेंट करते हैं ना, हम रियल लाइफ में लोगों से बहस करते हैं ना, बहस हम रियल लाइफ में, हाँ रियल लाइफ में हम लोगों से बहस कर रहे होते हैं, हम रियल लाइफ में लोगों से ना आर्गुमेंट कर रहे होते हैं। तो जो हम वास्तविक जीवन में लोगों से आर्गुमेंट कर रहे होते हैं वो आर्गुमेंट आपके सुधर जाएंगे। आज के बाद आप हमेशा ना ठोस आर्गुमेंट दोगे। आज के बाद जो आपके तर्क होंगे वो हमेशा सही होंगे। आज के बाद आप कभी भी गलत आर्गुमेंट नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये आर्गुमेंट तो गलत है, ये तो कमजोर है। तो भैया आज के बाद आपके जितने भी तर्क होंगे वो ठोस होंगे। आज के बाद आपकी बातों में ना एक वजन आ जाएगा, है ना। अभी तक आपके मम्मी पापा आपकी बातों को इग्नोर करते थे, है ना, आपको चप्पल मार के भगाते थे, लेकिन अब आपको चप्पल मार के भगाया नहीं जाएगा, क्योंकि अब आप अपने मम्मी पापा के सामने ऐसी बात करोगे जिससे उनको लगेगा कि हाँ हमारा बच्चा तो बड़ा हो गया, है ना। क्योंकि आज के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन से आर्गुमेंट्स हमें देने चाहिए रियल लाइफ में। समझ रहे हो जी। ये चैप्टर तो सर न्यूज चैनल वालों को पढ़ाना चाहिए। न्यूज चैनल वाले तो बेटा सही गलत दोनों आर्गुमेंट देते हैं, लोग टीआरपी के चक्कर में तो कुछ भी कर देते हैं। बट आज आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या स्ट्रांग है और क्या वीक है। आज के बाद आपकी एक पर्सनैलिटी में ना सुधार आने वाला है। आज के बाद आपकी घर में इज्जत बढ़ने वाली है। आज के बाद आपकी समाज में इज्जत बढ़ने वाली है। आज के बाद आपकी अपनी रिश्तेदारी में इज्जत बढ़ने वाली है। आज के बाद आपकी दोस्तों में इज्जत नहीं बढ़ेगी। दोस्तों को तो बेटा ये वाले आर्गुमेंट चाहिए, दोस्तों के सामने बाबा बनने की कोशिश मत करना वरना गाली खाओगे। ठीक है। तो दोस्तों को छोड़कर, है ना, दोस्तों को छोड़कर आपकी इज्जत, है ना, अब हर कैटेगरी में बढ़ेगी, है ना, घर में, रिश्तेदारी में, समाज में, ठीक है, आपकी इज्जत बढ़ेगी। बस दोस्तों की कम्युनिटी में नहीं बढ़ेगी, वहां तो तुम गाली खाओगे अगर तुमने, है ना, कोशिश करिए अगर उनको स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट देने की, तो दोस्त तो उल्टा ही समझेंगे तुम्हें। समझ रहे हो। हाँ जी। चलिए, तो मैं आपको समझाता हूं कि ये स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, है ना। तो टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स, अगर मैं आर्गुमेंट्स की टाइप्स की बात करता हूं, है ना, अगर मैं बात करता हूं आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स सिंपल बेटा तर्क, इसको हम रीजन या कारण भी बोल सकते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, वाई, है ना, हम इसको रीजन या कारण भी बोल सकते हैं।
कि हमने ऐसा क्यों बोला। तो जो भी हम तर्क देंगे, हम अपनी हाँ और ना के पीछे एक तर्क देंगे, है ना। कोई हमसे पूछेगा कि क्या मैं ऐसा करूं, तो हम, है ना, है ना, कोई अगर हमसे पूछेगा कि क्या मैं ऐसा करूं, वॉइस बेटा कम नहीं, एकदम सही है। अगर कोई मुझसे पूछेगा, अगर कोई आपसे पूछेगा क्या हमें ऐसा करना चाहिए, तो आप बोलोगे हाँ या ना। तो उस हाँ या ना के पीछे के कारण को ही हम आर्गुमेंट बोलते हैं। तो वो आर्गुमेंट या तो सॉलिड होता है ना, या फिर वो आर्गुमेंट आपका वीक होता है। वो आर्गुमेंट ठोस होगा या फिर वो आर्गुमेंट कमजोर होगा। ठीक है, जो आर्गुमेंट आप दे रहे हो, जो कारण आप दे रहे हो, या तो वो सही है या फिर जो आप कारण दे रहे हो वो गलत है। पहचान कैसे होती है कि आपका जो आर्गुमेंट है वो सही है या गलत है? क्योंकि हर व्यक्ति अपनी नजर में तो सही होता है ना। दुनिया का हर व्यक्ति अपनी नजर में सही है भैया, तभी तो लड़ाई दंगे होते हैं। अगर मान लो, है ना, अगर मान लो हर व्यक्ति अपनी नजर में सही ना हो, तो दुनिया में लड़ाई होगी नहीं। लड़ाई क्यों होती है? लड़ाई इसी बात पे तो होती है, मैं कह रहा हूं मैं सही है, तू कह रहा है तू सही है। फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि ये नंबर है बेटा, ठीक है, ये नंबर है, बताओ ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या है। अब एक व्यक्ति बेटा यहाँ पे खड़ा है, एक व्यक्ति अगर यहाँ पे खड़ा है ना, और एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ये दो व्यक्ति हैं अलग अलग जगह पे। तो ये जो नंबर है ना, ये व्यक्ति जब इस नंबर को देखेगा तो इसके अकॉर्डिंग ये नंबर क्या है, 9। जब ये व्यक्ति इस नंबर को देखेगा तो इसके अकॉर्डिंग ये नंबर है 6। अब दोनों में आपस में लड़ाई होगी कि नहीं होगी, है? दोनों में लड़ाई होगी कि नहीं होगी? ये कहेगा नहीं 6, ये कहेगा नहीं 9 है। तो ये दोनों लड़ मरेंगे आपस में, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति अपनी अपनी जगह सही है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी कोई विवाद विवाद हो, तो हमेशा हमें ना दूसरे की सिचुएशन में आके भी देखना चाहिए कि हाँ वो किस एंगल से सोच रहा है। समझ रहे हो? वरना आप हमेशा पछताओगे, है ना। जैसे कि ये बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? ये जो मैंने लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है? ठीक है, ये जो है ये चीज क्या है? ये चीज क्या लिखी हुई है बताओ? ये क्या लिखा है मैंने? बताओ जल्दी से, ये मैंने क्या लिखा है? तो इसका मतलब ये है कि आर्गुमेंट के लिए हमेशा हमें हर सिचुएशन को फॉलो करना चाहिए, है ना। अगर दो व्यक्ति लड़ रहे हैं तो दोनों को एक दूसरे की जगह रख के देखना भी चाहिए। हम्म रेलवे रीजनिंग का प्रैक्टिस बैच तो नहीं लाऊंगा मैं, प्रैक्टिस बैच यूट्यूब पर लाऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लेकर आ रहे हैं, है ना, मंडे से, है ना। हमारा जो यूट्यूब चैनल है बेटा, दुनिया में ये खबर फैला दो, जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दो कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, है ना, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, दिस इज द ओनली यूट्यूब चैनल, दिस इज द ओनली चैनल ऑफ रीजनिंग विच हैव मोर देन 1 मिलियन सब्सक्राइबर। पूरे यूट्यूब चैनल पे अकेला रीजनिंग का ऐसा चैनल है जिसके 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के प्यार से। तो रेलवे की तैयारी हम शुरू कर रहे हैं मंडे से, यानी कि 21 अक्टूबर से। 21 अक्टूबर से रेलवे के मॉक लगाएंगे हम, ठीक है। और जिसमें एनटीपीसी, एएलपी, है ना, और ग्रुप डी, ग्रुप डी और कांस्टेबल, कांस्टेबल, एसआई और जेई और टेक्नीशियन, ये सब कुछ कवर होगा। समझ रहे हो? हाँ। चलिए, तो मैं आप लोगों से पूछ रहा था ये क्या है, चलिए बताना ये क्या लिखा हुआ है। तो 100% आप लोग कहोगे सर ये 100% ये बी है। ये क्या है? ये लेटर बी है। 100% ये लेटर बी है कि नहीं है बी? हाँ सर ये बी है लेटर। अब मैं पूछता हूँ सर ये क्या है? अब आप कहोगे सर 100% ये 13 है। 100% ये क्या है? 100% ये 13 है ना। 100% ये 13 है। तो ये एक एग्जाम्पल इस चीज का भी है, संगत का। हम कहते हैं ना कि हमारी संगत हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। है ना, लाइफ में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले तो आप ये देखो आपकी सराउंडिंग्स में जो लोग जुड़े हैं वो किस प्रकार के लोग हैं। वो, है ना, वो हमेशा
छोटा सोचते हैं या वो बड़ा सोचते हैं, उनकी पॉजिटिव थिंकिंग है नेगेटिव थिंकिंग है। अगर आपके सराउंडिंग में जितने लोग जुड़े हैं अगर वो नेगेटिव थिंकर है ना, तो फिर जीवन में आपका जो ग्राफ है ना वो हमेशा घटता ही रहेगा, क्योंकि आप कभी पॉजिटिव सोच ही नहीं पाओगे। इसीलिए सराउंडिंग्स ना बहुत मैटर करती है कि आपके साथी कौन है, आप किन के साथ उठ रहे हो, किन के साथ बैठ रहे हो, उनका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। हाँ जी। तो चलिए साहब, तो हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट आर्गुमेंट की कि कौन सा आर्गुमेंट हमारा स्ट्रांग है, कौन सा आर्गुमेंट हमारा वीक है, ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ठीक है। पीडीएफ कहाँ डलवाए हैं? पीडीएफ किस चीज की पीडीएफ की बात कर रहे हो तुम? बेटा जो टाइम होगा ना रेलवे प्रैक्टिस सेशन का, जो देखो मेरी पीवाईक्यू का जो टाइम है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस का जो टाइम है वो 5 बजे का टाइम है। तो रेलवे का जो टाइम होगा आपका, रेलवे का जो टाइम होगा वो या तो 4 बजे का होगा या 6 बजे का होगा, है ना। रेलवे का टाइम या तो 4 से 5 होगा या 6 से 7 होगा। ये मैं ना अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी, यूट्यूब की कम्युनिटी पर मैं एक पोस्ट डालूंगा। वोट लेंगे वोट, तो जिसके वोट ज्यादा आएंगे वही टाइम मैं डिसाइड करूंगा। यूट्यूब कम्युनिटी पर मैं वोट लूंगा कि 4 बजे रखना चाहिए टाइम या 6 बजे रखना चाहिए, तो जिसके वोट सबसे ज्यादा होंगे वही टाइम सेट हो जाएगा। ठीक है। कल का क्लास पीएनजी नहीं आया? चलो एक बार बता देते हैं कल का क्लास पीएनजी क्या है। आप लोगों के हिसाब से क्या टाइम होना चाहिए वैसे? चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नहीं होगा, ये मिक्स प्रैक्टिस होगी। ये मिक्स प्रैक्टिस होगी, मिक्स्ड मॉक टेस्ट होंगे रेलवे के लिए, जो रेलवे के हर एग्जाम को कवर करेंगे। CBT 1+2, CBT 1+2 जो रेलवे के हर एग्जाम को कवर करेंगे। ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नहीं होगी। हाँ हाँ, स्टेट के लिए भी है, क्यों नहीं है स्टेट के लिए भी। 6 बजे की डिमांड ज्यादा आ रही है इस बैच में, तो 4 बजे वाले बच्चे भी हैं। चलो कोई नहीं, बहुत सारे बच्चे 4 कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे 6, तो देखो मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता, तो मैं अपनी वाईटी कम्युनिटी पर वोट लूंगा। तो वहां पर आप वोट बता देना कि 4 रखना चाहिए 6 रखना चाहिए, बात खत्म। तो आपके वोट के हिसाब से, आपके वोट के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे हम। गोविंद जरा चेक करना कल की क्लास पीएनजी अपलोड हो गई 1 बजे बैच में, चेक कर लेना एक बार। हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे को तुम पढ़ाने नहीं दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा था कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो आर्गुमेंट है वो सॉलिड आर्गुमेंट है या वीक आर्गुमेंट है। चलिए, तो आर्गुमेंट्स हम कैसे डिसाइड करेंगे, जो हमारा तर्क है हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो तर्क हमारा सॉलिड है या वीक। तो मैं आपको सॉलिड आर्गुमेंट की, मैं आपको ठोस तर्क की पहचान बता रहा हूं। देखो नंबर एक, अगर आपका जो तर्क है, अगर आपका जो तर्क है, समझ रहे हो, अगर आपका तर्क कोई फैक्ट है, फैक्ट बोले तो यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य। अगर आपका तर्क बेटा सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो वो हमेशा सॉलिड आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा। भले ही वो फैक्ट बेटा तुम्हारे ऊपर अप्लाई हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही वो फैक्ट बेटा तुम्हारे ऊपर अप्लाई होना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे जैसे मान लो, है ना, जैसे मान लो एक छोटी क्लास का बच्चा है ना, जैसे एक थर्ड क्लास का स्टूडेंट है ना, तीसरी कक्षा का एक बच्चा है, थर्ड क्लास का चाइल्ड है, तीसरी क्लास का बालक है। और वो जो बालक है वो अपने पापा से कहता है, पापा पापा मेरे को ना कंप्यूटर चाहिए, पापा पापा मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कंप्यूटर। ठीक है, तो उसके पापा क्या कहेंगे, उसके पापा कहेंगे हाँ या ना, यही तो कहेंगे, है ना। या फिर वो क्या कहेगा, है ना, उसके पापा कह रहे हैं कि हाँ या ना, भैया कंप्यूटर दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे। तो वो तर्क क्या दे रहा है, मान लो उसके बच्चे ने तर्क दिया पापा मेरे को कंप्यूटर चाहिए, और मेरे को कंप्यूटर क्यों चाहिए, वो हाँ का तर्क दे रहा है।
वो हाँ का तर्क इसलिए दे रहा है कि मेरे को कंप्यूटर इसलिए चाहिए क्योंकि कंप्यूटर इज बेनिफिशियल फॉर अस। कंप्यूटर इज बेनिफिशियल फॉर अस। कंप्यूटर, मेरा भैया बोलता है कि ऑनलाइन क्लासेस में सवाल कैसे पूछते हो, कृपया मेरा नाम ले लीजिए। कंप्यूटर इज बेनिफिशियल फॉर अस। अब ये बताओ, कंप्यूटर इज बेनिफिशियल फॉर अस, कंप्यूटर इज बेनिफिशियल फॉर अस, कंप्यूटर इज बेनिफिशियल फॉर अस। तो देखो, बेनिफिशियल फॉर अस, ये जो आर्गुमेंट है ना, कंप्यूटर इज बेनिफिशियल फॉर अस, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ये फैक्ट है कि कंप्यूटर जो है आज के जमाने में हमारे लिए लाभदायक है और दुनिया के हर इंसान के लिए कंप्यूटर लाभदायक है कि नहीं है? प्रैक्टिकल होके सोचने की ही जरूरत है इस चैप्टर में। कंप्यूटर जो चीज है वो दुनिया में हर ह्यूमन के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। आज के समय में बिना कंप्यूटर के बेटा ये दुनिया चल ही नहीं रही, ये पूरी दुनिया कंप्यूटर से ही चल रही है। कंप्यूटर बंद तो दुनिया बंद। तो ये बात फैक्ट है, समझ रहे हो? तो ये आर्गुमेंट स्ट्रांग होगा, बट इट डजंट मीन कि ये आर्गुमेंट उस चौथी थर्ड क्लास के बच्चे पे काम कर रहा है। बेटा पर्सनली अगर आप बच्चे को देखो कि कंप्यूटर इज बेनिफिशियल फॉर अस, कंप्यूटर हमारे लिए लाभदायक है, ये आर्गुमेंट सही है, बट इट डजंट मीन कि उसके पापा अपने बच्चे को कंप्यूटर दिला देंगे। तो जो फैक्ट्स होते हैं, तो कभी कभी कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो हमारे ऊपर काम नहीं करते, बट वो एज ए सोशल, मतलब समाज के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो हमें हर चीज को ना अपने ऊपर अप्लाई नहीं करना है। हमें किसके ऊपर अप्लाई करना है चीजों को? हमें समाज के ऊपर अप्लाई करना है। हमें सोशल होना पड़ेगा, हमें समाज को लेकर चलना पड़ेगा। हमें क्या होना पड़ेगा? हमें सोशल होना पड़ेगा। हमें समाज को लेके चलना है। क्या हमारी सोसाइटी में ये चीज एक्सेप्टेड, सोसाइटी में, है ना? सोसाइटी की स्पेलिंग ठीक है? क्या हमारी सोसाइटी में ये चीज एक्सेप्टेड है कि नहीं है? तो हमें चीजों को अपने ऊपर रख के नहीं सोचना, हमें चीजों को ना पूरी कम्युनिटी पे रख के सोचना है, पूरी सोसाइटी के ऊपर रख के सोचना है। समझ रहे हो? तो जो चीज हमारी सोसाइटी पे अप्लाई हो रही है तो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगी, वो कभी भी वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में नहीं जा सकती, कभी भी वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में नहीं जा सकती। चलिए दूसरा, स्ट्रॉन्ग और सॉलिड आर्गुमेंट को पहचानने की ट्रिक क्या है? सर दूसरी ट्रिक ये है, अगर कोई भी आर्गुमेंट में गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही है, अगर कोई डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगा लिया गया है, कोई भी अगर तर्क, बेटा कोई भी तर्क अगर मान लो गवर्नमेंट के रेफरेंस से है या सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस से या फिर किसी हायर अथॉरिटी के रेफरेंस से है, तो वो तर्क हमेशा ठोस होगा। वो तर्क हमेशा क्या होगा? वो तर्क हमेशा ठोस होगा। ठीक है? तो जो भी फैक्ट्स होंगे वो भी स्ट्रांग होगा, जो गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हायर अथॉरिटी से, वो भी हमेशा फैक्ट होगा। अगर आपके आर्गुमेंट में मान लो एक वर्ड लिखा हुआ है दिस इज वन वे, यह एक तरीका है, अगर मान लो लिखा हुआ है दिस इज वन वे, यह एक तरीका है, तो वो जो तर्क होगा वो बाय डिफॉल्ट, वो जो तर्क होगा वो बाय डिफॉल्ट, बेटा बाय डिफॉल्ट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में चला जाएगा। है ना? अगर आप, है ना, अगर आप बोलते हो ना, अगर आप बोलते हो कि, है ना, कि शुड बी ज्वाइन करियर, तो आप कहते हो हाँ बेटा करियर ज्वाइन कर ले क्योंकि यह एक तरीका है सिलेक्शन की ओर बढ़ने का। अगर आप ऐसा कहते हो यह एक तरीका है सिलेक्शन की ओर बढ़ने का, तो ये आर्गुमेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाते हैं। तो आज के बाद अगर आप किसी को भी कोई बात बताओगे तो आप अपने सेंटेंस में ना ये वन वे वर्ड का यूज जरूर करोगे, यह एक तरीका है। अगर आप वन वे वर्ड का यूज करते हो तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड होता है, बहुत पॉजिटिव वर्ड होता है वन वे। और ये आपके ना, आपकी शालीनता को दर्शाता है, आपकी हायर एजुकेशन को दर्शाता है और आपकी समझ को दर्शाता है। अगर आप अपने सेंटेंस में वन वे वर्ड का यूज करते हो ना, तो ऐसा लगेगा आप बहुत बड़े समझदार व्यक्ति हो, आपके अंदर 0% ईगो है ना, और आपको बहुत ज्यादा ज्ञान है। तो दिस इज द वन वे, ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ड होता है। ये जब भी एक सेंटेंस में जुड़ेगा एक तरीका, तो वो सेंटेंस हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा। अगर हम अपने आर्गुमेंट में एक्सपीरियंस शो करते हैं, क्या शो करते हैं? एक्सपीरियंस। अगर हम अपने आर्गुमेंट में एक्सपीरियंस शो करते हैं, समझ रहे हो, तजुर्बा शो करते हैं, तजुर्बा, एक्सपीरियंस, तो वो आर्गुमेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में ही जाते हैं, हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में ही जाते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे तो सर वीक आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, वीक आर्गुमेंट को पहचानने की ट्रिक क्या है। देखो वीक आर्गुमेंट्स को पहचानने की ट्रिक क्या है ना। वीक जो वीक है, जो कमजोर तर्क है, कमजोर तर्क को कैसे पहचानोगे। ठीक है, हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा तर्क कमजोर है। पहला सेंटेंस, अगर हम तुलना कर रहे हैं, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन, अगर हम तुलना कर रहे हैं, तुलना बेटा चाहे वो किसी की भी हो, चाहे दो व्यक्तियों की, चाहे दो देश की, चाहे दो कंपनी की, हम कभी भी तुलना नहीं कर सकते, है ना। हम कभी भी तुलना नहीं कर सकते, है ना। कभी भी अगर हमारे आर्गुमेंट में कंपैरिजन आ रहा है तो वो आर्गुमेंट हमेशा वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाता है। लेकिन आज के समय में, आज के समय में हर व्यक्ति, आज के समय में हर व्यक्ति बेटा अपने आर्गुमेंट में कंपैरिजन लेके जाता है, और इसी चक्कर में क्या होती है, इसी चक्कर में लड़ाई होती है। आपकी मम्मी क्या बोलती हैं, देख बेटा गुप्ता जी के लड़के को, शर्मा जी की लड़की को, है है देखना शर्मा जी के लड़के को कहाँ पहुंच गया, गुप्ता जी की लड़की को देखना वो कहाँ पहुंच गए, वो एक्सेस इंस्पेक्टर बन गई, तू अभी यहीं की यही है ना। हमें तुलना करके कहते हैं ना। तो आज के बाद अगर आपके मम्मी पापा आपसे कहे ना कि देखो उसके बच्चे ने क्या कर लिया, तो बोलना अपने मम्मी पापा को, मम्मी पापा बस करो, हमें पता चल गया ये सब कमजोर बातें हैं, और हमसे कमजोर बातें ना करो, हमसे ठोस बातें करो, है ना। ये वीक आर्गुमेंट मत दो हमारे सामने। ठीक है, क्योंकि तुलना करना क्या है, वीक आर्गुमेंट है। बेटा बोल मत देना अपने मम्मी पापा को ऐसा, वरना एक फ्लाइंग चप्पल आएगी जो तुम्हारे सारे वीक आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर देगी, है ना। वो तुम्हें मोटिवेट करने के लिए कंपैरिजन करते हैं, हालांकि कंपैरिजन हमें आर्गुमेंट में नहीं डालना चाहिए, बट वो आपको मोटिवेट करने के लिए कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन इज फॉर मोटिवेशन, ना कि आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स के लिए कंपैरिजन नहीं होता, मोटिवेशन के लिए कंपैरिजन ठीक है। समझ रहे हो। दूसरा, अगर आप अपने आर्गुमेंट में ओनली वर्ड का यूज कर देते हो, यही एकमात्र तरीका है। देखो मैंने एक शब्द बताया वन वे, और एक शब्द बता रहा हूं ओनली। तो ओनली वर्ड यूज करते हो ना, ओनली वर्ड, तो समझ लो अगर आपने ओनली वर्ड यूज कर लिया तो ये बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, ये बहुत नेगेटिव वर्ड था, ये आपकी नेगेटिविटी को दर्शाता है, ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वर्ड है, ये आपकी नेगेटिविटी को शो करता है। तुम कहो कि शुड भी ज्वाइन करिएबल, और तुम बच्चे से कहो हाँ बेटा करिएबल ज्वाइन कर ले, क्योंकि यही एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो तेरे को सरकारी नौकरी दिला सकता है, यही एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो तेरे को सरकारी नौकरी दिला सकता है। तो बेटा ये तुम्हारा आर्गुमेंट गलत हो जाएगा। तुम्हें क्या करना चाहिए कि यही एक तरीका है। तो अगर आप वन वे यूज करते हो तो आपका आर्गुमेंट स्ट्रांग है, ओनली वर्ड यूज करते हो तो आपका आर्गुमेंट वीक है। तो आज के बाद बेटा अपने सेंटेंस से ओनली जैसे वर्ड को, अपनी डिक्शनरी से ओनली वर्ड को हटा देना। आपकी डिक्शनरी में ओनली वर्ड होना नहीं चाहिए, आपकी डिक्शनरी में हमेशा वन वे वर्ड होना चाहिए, ओनली वर्ड कभी नहीं होना चाहिए, ओनली वर्ड कभी नहीं होना चाहिए। समझ में आई। हाँ जी। क्लास क्वेश्चंस की अनसॉल्व पीडीएफ अपलोड करवा दीजिए, ए फोर साइज शुरू से सभी चैप्टर। ओके, चलिए साहब नेक्स्ट। तीसरा, वैसे तो लगभग अपलोडेड है, अगर आप चेक करोगे तो कुछ कुछ नहीं होंगी, वो चेक करवा देंगे, है ना। अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, अगर आप मुफ्त की सलाह दे रहे हो, है ना, फ्री की एडवाइस बेटा हमेशा वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगी। मुफ्त की सलाह हमेशा वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगी, हमेशा वीक। तो कंपैरिजन हो गया, ओनली हो गया, एडवाइस हो गई। इसके अलावा, इसके अलावा भाई साहब कंपैरिजन, ओनली, एडवाइस, है ना। सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वास, है ना। हम टिपिकल इंडियन भी नहीं बन सकते हैं, मजबूरी है। आपने देखा होगा मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले कट्टर हिंदूवादी थे, और वो बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद अब वो बातें नहीं कह सकते हैं। समझ रहे हो। हाँ जी। तो हम सुपरस्टिशियस भी हमें नहीं बनना है, हमें ना बिल्कुल सुपरस्टिशियस नहीं बनना है ना। हमें टिपिकल नहीं बनना है, फ्लेक्सिबल रहना है, सबका साथ सबका विकास वाली हमें स्थिति पे रहना है ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ये वाली पॉलिसी हमें फॉलो करनी है। कौन सी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, है ना। हाँ जी, है ना। चाइना प्रोडक्ट शुड बी बैन, चाइना के प्रोडक्ट बैन होने चाहिए। ये भी सुपरस्टिशियस मतलब उसकी कैटेगरी में जाएगा। तो ये भी वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाते हैं, जो आपको, है ना। हाँ,
नेक्स्ट, एम्बिगियस आर्गुमेंट, जिसके ना मतलब जिनको सुनकर थोड़ा सा आप शॉक्ड हो जाओ, जिसको सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाओ, मतलब जिनको जिनको सुनकर आप थोड़ा सा सोच में पड़ जाओ, अच्छा ऐसा होता है क्या, है ना, जिनका मीनिंग आपको समझ ना आए, मतलब जो मतलब सिर्फ आपको पल भर के लिए मोटिवेट कर दें। जैसे मान लो आपसे कहीं कोई गए, वन शुड ईट ड्रिंक एंड फ्रीली, वन शुड ईट एंड ड्रिंक फ्रीली, है ना, हर किसी को खुलकर खाना पीना चाहिए। वन शुड ईट एंड ड्रिंक फ्रीली सिंस टुमारो वन हैज टू डाई, क्योंकि एक ना एक दिन तो सबको मरना है। वन शुड ईट एंड ड्रिंक फ्रीली सिंस टुमारो वन हैज टू डाई, है ना, खुलकर खाओ पियो क्योंकि एक ना एक दिन तो सबको मरना है। अब आप सब कहोगे सर बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो कि खुलकर खाना पीना चाहिए क्योंकि एक दिन तो सभी को मरना है, सभी की जयराम जी की होनी है। तो फिर खाने पीने में रोक टोक कैसी, कोई 10 साल बाद मरेगा, कोई 10 साल पहले, मरना तो सभी को है। अब ये बात ना किसी के दिल पे लग जाए और वो डायबिटिक पेशेंट हो और वो खा ले आज 1 किलो गुलाब जामुन, बेचारे की इच्छा थी कई 10 सालों से गुलाब जामुन खाने की, उसने सेंटेंस सुन लिया, वो मोटिवेट हो गया और मोटिवेट होकर उसने 1 किलो गुलाब जामुन खा लिए। अब बेचारे को पता नहीं कब मरना था, वो तो आज ही निकल लेगा। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं ना जो आपको पल भर के लिए मोटिवेट करते हैं, वो हमेशा वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपको पल भर के लिए मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आपको मोटिवेट बेटा टिल सिलेक्शन होना पड़ेगा। किसी पर्टिकुलर शेर शायरी की जरूरत नहीं है कि कोई शेर सुना दूं आपको मोटिवेट कर दूं, कोई शायरी सुना दूं मोटिवेट कर दूं। मोटिवेशन तो आपको अपने अंदर डालनी पड़ेगी, वो है आपके माँ बाप का चेहरा जिसे आप डेली देखते हो, समझ रहे हो। तो मैंने कुछ बातें बताई आपको सॉलिड और वीक, ठोस और कमजोर तर्क को पहचानने की। अब देखते हैं ये जो सारी बातें हैं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उन क्वेश्चंस में इन बातों का इस्तेमाल कैसे होगा, है ना। प्रैक्टिकली जब हम क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन में इन चीजों का इस्तेमाल कैसे होगा, जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज हमारी यूज कैसे होने वाली है। स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स, स्टेटमेंट आर्गुमेंट। चलिए साहब, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बनाओ। बेटा CHSL का तुम नोटिफिकेशन पढ़ लो यार, मेरे ख्याल से एज को लेके ना आई एम नॉट श्योर, तो एक बार आप नोटिफिकेशन पढ़ लो, वहां पे आपको सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे रिलेटेड टू एज, रिलेटेड टू एज सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे। हाँ जी। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है, क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। शुड सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बी कंप्लीटली बैन। अब आप कहोगे सर सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट तो ऑलरेडी कंप्लीटली बैन हो चुका है, तो कहोगे हाँ सर बिल्कुल बैन लगा देना चाहिए, या फिर कहोगे ना सर बैन नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आपकी हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसके पीछे कारण क्या दे रहे हो। तो कारण आप दे रहे हो दिस लीड टू indiscriminate फीमेल फोर्टिसाइड एंड इवेंचुअली विल लीड टू सोशल इम्बैलेंस। ये कह रहे हैं कि होता क्या था या होता क्या है कि लोग ना पहले से ना, भारत में देखो बड़ी समस्या है, भारत में पॉपुलेशन तो बेटा बहुत ज्यादा है, आप लोग जानते हैं कि भारत में पॉपुलेशन इतनी है जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है। विदेशों में तो क्या होता है कि बच्चे करने कंपलसरी हो गए, और आजकल विदेशों में प्रचलन है कि हर, है ना, हर मैरिड कपल दो दो मतलब कम से कम तीन तीन बच्चे तो कर ही रहा है, कम से कम तीन तीन बच्चे कर रहा है, चार चार बच्चे भी कर रहे हैं विदेशों में, पांच पांच भी कर रहे हैं। और उन सारे बच्चों को ना सरकार पाल रही है, सरकार सारा खर्चा उठा रही है, उनके रहने का, खाने का, पीने का, स्कूल का, पढ़ाई का, लिखाई का, सब। लेकिन भारत में तो ऑलरेडी इतनी पॉपुलेशन है, तो भारत में तो हम दो हमारे दो थे, अब हो गया हम दो हमारा एक, ठीक है। तो और उसमें भी जब हम दो हमारा एक या हम दो हमारे दो हैं, तो लोगों की मेंटेलिटी है कि लड़का हो जाए तो अच्छा है ना, लोगों की ऐसी मेंटेलिटी है। हालांकि आजकल ये मेंटेलिटी चेंज होती जा रही है डे बाय डे, बट अगर आप आज से 5 साल पहले की बात करते हैं,
है ना, या 10 साल पहले की बात करते हैं, तो वहां पर ये मेंटेलिटी पूरी तरह से थी कि गांव गांव में, है ना, आज भी गांव की थिंकिंग ऐसी है। गांव के लोग, मतलब पुराने गांव के लोगों की बात नहीं करूंगा, जो बहुत पुराने लोग हैं वो सोचते हैं कि पहला लड़का हो जाना चाहिए, है। हाँ जी, पहला लड़का हो जाना चाहिए। इसके चक्कर में क्या है कि जब फीमेल जो गर्भावस्था के दौरान अगर लिंग निर्धारण कर लेंगे तो पता चलता है ना कि लड़की होने वाली है, तो वो अबॉर्ट करा देते हैं। तो ये अबॉर्शन पहले बहुत होते थे, है ना, बहुत ज्यादा अबॉर्शन होते थे। तो ये जो कारण दे रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही कारण दे रहे हैं कि अगर ऐसे ही अबॉर्शन होते रहे तो भैया सोशल इम्बैलेंस हो जाएगा। फिर तो पूरे देश में लड़के ही लड़के नजर आएंगे, हैं, है ना। फिर तो पूरे देश में क्या आएंगे, फिर तो पूरे देश में लड़के ही लड़के नजर आएंगे, लड़कियां तो नजर ही नहीं आएंगी। सोशल इम्बैलेंस, तो ये बिल्कुल फैक्ट है। ये जो रीजन है ये एकदम फैक्ट है, फैक्ट डेटा है, फैक्चुअल डेटा है। और जो फैक्चुअल डेटा है वो आर्गुमेंट हमेशा स्ट्रांग होंगे, है ना। दूसरा है, नहीं ऐसा मत करो, क्योंकि पीपल हैव अ राइट टू नो अबाउट द सेक्स ऑफ देयर अनबोर्न चाइल्ड। ये कह रहे हैं कि हर आदमी को अपने बच्चे के बारे में जानने का अधिकार है कि वो लड़का है लड़की। जैसे विदेशों में है, विदेशों में आप पहले ही जान सकते हो कि जो आपका बच्चा पैदा होने वाला है वो लड़का है या लड़की। फॉरेन कंट्रीज में बेटा ये बैन नहीं है, ये सिर्फ बैन इंडिया में है, इंडिया के अलावा कहीं भी बैन नहीं है ना। तो फॉरेन कंट्रीज में आप जान सकते हो क्योंकि लोगों को अधिकार होता है। अब ये जो हम कह रहे हैं ना लोगों को अधिकार है, ये बात बेटा पर्सनल लेवल पे चली गई। और मैंने आपको क्या बताया कि हमें पर्सनल नहीं होना है, हमें पर्सनल बिल्कुल भी नहीं होना है। इसीलिए ये जो आर्गुमेंट है ये गलत आर्गुमेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट स्ट्रॉन्ग। ओनली फर्स्ट स्ट्रॉन्ग, केवल पहला ही तर्क ठोस है, केवल पहला ही तर्क ठोस है। चलिए साहब, चलिए इंग्लिश की क्लास के लिए। अरे यार, जिस देखो, सारे टीचर बढ़िया होते हैं, तुम्हें ना क्या करना होता है, तुम्हें हर टीचर की डेमो देखना होता है, और जिससे कंफर्ट फील हो जाए तुम्हें, बस उसी का बैच ले लो। हमारे प्लेटफॉर्म पे गोपाल वर्मा सर हैं, जयदीप सर हैं, जो आपको अंग्रेजी पढ़ाने लग रहे हैं बहुत शानदार तरीके से। बैंकिंग में सत्येंद्र तिवारी सर हैं। देखो, पहला क्वेश्चन का आंसर हर बच्चे ने सही किया, और बहुत आराम आराम से, है ना, बहुत आराम आराम से हम क्वेश्चंस करेंगे।
है ना, सारे पीडीएफ नोट सेक्शन में। और अब बहुत आराम आराम से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन का आंसर हम बहुत परफेक्ट तरीके से दे दें, बहुत अच्छे तरीके से दे दें, है ना। जल्दबाजी हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट आर्गुमेंट थोड़ी सोच समझ का चैप्टर है। क्या भारत में भविष्य में माता पिता को वर्तमान में दो या कई बच्चों के मुकाबले एक के लिए, देखो जो मैं बात कह रहा था ना कि अभी तो स्लोगन है भारत में हम दो हमारे दो, है ना, अभी तो स्लोगन है हम दो हमारे दो, लेकिन हम दो हमारे दो की जगह हम दो हमारा एक होना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। कह रहे हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, हम दो हमारा एक, है ना। अब रीजन हाँ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज द ओनली वे। देखो यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है ओनली वे, और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि ओनली वे अगर वर्ड आप देखते हो कहीं पर भी ओनली वर्ड देखते हो, है ना, भारत की सदैव बढ़ती रहने वाली जनसंख्या को नियंत्रित करने का यही एकमात्र तरीका है। अगर आपको एकमात्र दिखाई दे जाए, अगर आपको ओनली वर्ड दिखाई दे जाए, इसका मतलब ये तो नेगेटिव वर्ड है, तो ये आर्गुमेंट स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। हमें अपने सेंटेंस में ओनली वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, यही केवल एकमात्र तरीका है, ऐसा हमें यूज नहीं करना है। समझ रहे हो, हर क्लास की पीएनजी लोड, हाँ बिल्कुल। नो दिस टाइप ऑफ प्रेशर टैक्टिक इज नॉट अडॉप्टेड बाय एनी अदर कंट्री। एनी अदर कंट्री यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। और मैंने आपसे क्या बोला कि हमें कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना है। तो मैंने साफ साफ बताया बेटा कौन कौन से तर्क हमारे गलत होते हैं, हमारे कौन कौन से तर्क गलत होते हैं। हमारे वो तर्क गलत होते हैं जिसमें तुलना हो रही है, हमारे वो तर्क गलत होते हैं जिसमें ओनली वर्ड का इस्तेमाल हुआ, है ना। पहले ही 2 पॉइंट मैंने आपको लिखा है, पहले ही 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे तुलना हो रही है, तो इसीलिए ये आर्गुमेंट गलत है। सॉरी 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 सॉरी, ये तो सही था। हाँ यहाँ पे तुलना हो रही है, यहाँ पे तुलना हो रही है, इसीलिए ये आर्गुमेंट गलत है। यहाँ पे ओनली वर्ड है, इसीलिए आर्गुमेंट गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड स्ट्रॉन्ग। ना तो पहला तर्क ना ही दूसरा ठोस है। तुम भूल गए बेटा, ये जो पॉइंट्स मैंने लिखाए थे इनको याद तो करो, इन पॉइंट्सों को याद करो बेटा। तुलना नहीं करनी है, ओनली वर्ड नहीं होनी चाहिए, सलाह नहीं होनी चाहिए, सुपरस्टी अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, है ना, हाँ डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए, फैक्ट्स होना चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, वन वे होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये चाहिए वो नहीं चाहिए। बहुत ही सोच समझ के तसल्ली से आंसर दो, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हड़बड़ाओगे तो मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है। हाँ बुक ले आए तो नोट्स की जरूरत नहीं है, फिर बुक से ही नोट्स बना लो। वाली जो क्लास है वो आपकी जो है अभी ऑफ है। नरेशन वाली जो क्लास है हम आजी, क्या बड़े शहरों की सभी झुग्गी झोंपड़ियों को गिरा देना चाहिए और इनमें रहने वाले लोगों को शहर की सीमा के बाहर बसाया जाना चाहिए? ये कह रहे हैं कि जो शहरों में झुग्गी झोंपड़ियां उन सबको गिरा दो
और शहर के डेवलपमेंट के लिए ना इन झुग्गी झोंपड़ियों को ना घर के बाहर बसा दो, मतलब शहर के बाहर बसाओ। तो पहला तर्क है हाँ ऐसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि द बिग सिटीज नीड मोर एंड मोर स्पेसेस टू कैरी आउट डेवलपमेंट, है ना, एक्टिविटीज, एंड हेंस दी स्लम शुड बी रिमूव। ये कह रहे हैं कि देखो शहर के डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, शहर के डेवलपमेंट के लिए हमें हॉस्पिटल चाहिए, शहर के डेवलपमेंट के लिए हमें पीवीआर चाहिए, शहर के डेवलपमेंट के लिए हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, शहर के डेवलपमेंट के लिए हमें फैक्ट्रीज चाहिए, कंपनीज चाहिए, मेट्रोज चाहिए, रेलवे स्टेशन चाहिए, बस स्टैंड चाहिए। ये सारी चीजें शहर के स्टेटमेंट के लिए, शहर के डेवलपमेंट के लिए चाहिए। चौड़ी चौड़ी सड़कें भी चाहिए। तो अब ये सारी चीजें अगर तुम्हें शहर के अंदर चल करनी है, अगर ये सारी चीजें तुम्हें शहर के अंदर करनी है, तो हमें झुग्गी झोंपड़ियों को क्या करना पड़ेगा, शहर के बाहर बसाया जाना चाहिए, क्योंकि हमें ज्यादा जगह की जरूरत है। इसकी हिंदी यहाँ लिखी हुई है, इसकी हिंदी यहाँ, तो हमें ज्यादा जगह की जरूरत है। तो ये बात बेटा फैक्ट है, ये जो डेटा है ये फैक्चुअल डेटा है, ये फैक्ट्स बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं? ये तथ्य बता रहे हैं, तथ्य। और हमेशा तथ्य क्या होता है? हमेशा तथ्य सही होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। भैया शहर का विकास करना है तो तुम्हें ज्यादा जगह की जरूरत है, ज्यादा जगह की जरूरत है, ज्यादा जगह की जरूरत है। तो ज्यादा जगह कहाँ से आएगी? जब तुम इन झुग्गी झोंपड़ियों को बाहर करोगे, वही तो सरकारी जगह है भाई, सरकारी जमीन तो वही है ना। दूसरा कह रहे हैं नहीं ऐसा मत करो, क्योंकि ऑल दीज पीपल विल लॉस देयर होम एंड लाइवलीहुड एंड हेंस दिस शुड बी नॉट बी रिमूव। ये कह रहे हैं ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसे सब लोगों के घर और जीविका नष्ट हो जाएंगी, इसलिए उन्हें नई जगह पे शिफ्ट मत करो। ये बात भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बात बताओ, जो लोग झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं वो वहीं सोसाइटी के आसपास जो झुग्गी झोंपड़ियां बनी होती हैं उसमें लोग रह रहे होते हैं, तो वो लोग वहीं सोसाइटीज में काम करते हैं। किसी के घर बर्तन मांज दिए, झाड़ू पोंछा कर दी, खाना बना दिया, है ना, फल की रेडी लगा ली, रिक्शा चला लिया। अगर उनको शहर की सीमा के बाहर कर दोगे तो वो कमाएंगे खाएंगे क्या? तो ये भी जो डेटा है ये भी एकदम तथ्य है, ये भी क्या है, ये भी फैक्चुअल डेटा है, ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है, इसीलिए ये भी सही है। यहाँ पे दोनों ही फैक्ट है बेटा, यहाँ पे दोनों ही आर्गुमेंट फैक्ट है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रॉन्ग, तर्क फर्स्ट और सेकंड दोनों ही तर्क क्या है, मजबूत है, क्योंकि दोनों ही फैक्चुअल डेटा है। शहर के डेवलपमेंट के लिए स्पेस चाहिए तो झुग्गी झोंपड़ी बाहर करनी पड़ेंगे, वो कह रहे हैं मत करो। क्यों? क्योंकि जो लोग झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं उनकी जीविका नष्ट हो जाएगी, ये भी फैक्चुअल डेटा है, सच तो ये भी है। तो यहाँ पे यस और नो दोनों का आर्गुमेंट सही है। तो मैंने ये थोड़ी बोला था कि हमेशा यस का ही आर्गुमेंट सही होगा या नो का ही सही होगा या दोनों में से कोई एक सही होगा, दोनों ही सही हो सकते हैं। यस वाला भी आर्गुमेंट सही हो सकता है, नो वाला भी आर्गुमेंट सही हो सकता है, बस हमें देखना है कि वो फैक्चुअल डेटा है कि नहीं है। समझ रहे हो ना, फैक्चुअल डेटा है कि नहीं है, या फिर सरकार इन्वॉल्वमेंट है, सरकार का कोई निर्देश तो नहीं है, ये सारी चीजें। क्या तेल कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य बाजार की स्थिति के आधार पर कर देना चाहिए? ये कह रहे हैं कि जो तेल कंपनी है ना, पेट्रोल की कंपनीज, वो बाजार की स्थितियों के आधार पर तेल की कीमत, बेटा तेल की कीमत कौन डिसाइड करती है? गवर्नमेंट। तेल की कीमत सरकार डिसाइड करती है। अब ये कह रहे हैं कि बाजार की स्थिति के आधार पर तय करने की अनुमति दे देनी चाहिए। मतलब तेल कंपनियां खुद, ये कह रहे हैं सरकार की जगह कौन डिसाइड करे, तेल की जो कंपनियां हैं वो खुद डिसाइड करें कि अब रेट क्या होगा तेल का। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई कह रहे हैं कि हाँ ऐसा करो, दिस इज द ओनली। यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है ओनली, ओनली वर्ड को देखते ही मैंने इसको खारिज कर दिया। एकमात्र वर्ड को देखते ही, एकमात्र वर्ड को देखते ही मैंने आर्गुमेंट गलत कर दिया। नहीं, इससे आम लोगों को बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि इस अनुमति से आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतों का अधिक बोझ आएगा। ये बात देखो, आप लोगों को पता है जो डीजल का रेट होता है उस रेट से ना पूरे मार्केट का रेट डिसाइड होता है। पूरा जो मार्केट होता है वो उसी डीजल के रेट पे चल रहा होता है ना, डीजल के रेट पे तो चल रहा होता है पूरा मार्केट। तो अगर तेल कंपनियां उस डीजल पेट्रोल के दाम को ऊपर नीचे करेंगी तो मार्केट में वस्तुओं की मतलब बहुत कठिनाई हो जाएगी कि किस प्रोडक्ट को किस हिसाब से बेचना। आज आलू सस्ता है, कल आलू महंगा है, परसों फिर सस्ता है, फिर महंगा है। तो मार्केट चलाने में बहुत कठिनाई होगी। वो एकदम तथ्य है, एकदम फैक्चुअल बात उन्होंने कही थी, वो एकदम फैक्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्या मृत्युदंड भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए? ये कह रहे हैं कि जो मृत्युदंड हम दे रहे हैं, क्या भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए? अब किसी को भी मृत्युदंड नहीं मिलना चाहिए।
हाँ बिल्कुल, हाँ ऐसा कर देना चाहिए। मृत्युदंड भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। मृत्युदंड भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। कारण सुन लो क्यों कह रहे हैं। मृत्युदंड भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। मृत्युदंड भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि यूरोपियन संघ के सभी देशों ने मृत्युदंड समाप्त कर दिया। यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम क्या कर रहे हैं, तुलना, और तुलना हमें नहीं करनी है। दूसरा ये कह रहे हैं नहीं ऐसा मत करो क्योंकि अपराधी के मन में भय बनाए रखने का यह एक तरीका है। दिस इज द वन वे। देखो ये वन वे वर्ड यूज हुआ, वन वे ओनली वर्ड नहीं है, ये वन वे वर्ड है। और वन वे हमेशा स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में जाएगा। यह एक तरीका है, एक तरीका, एक मात्र बोलोगे तो गलत हो जाता, लेकिन एक तरीका बोलोगे तो हमारा तर्क सही हो जाएगा। शब्दों की हेरा फेरी है बेटा, एक मात्र बोलते ही गलत, एक तरीका बोलते ही सही। क्या तंबाकू बनाने वाली कंपनियों द्वारा प्रतिनिधित्व प्रचार पर रोक लगा देनी चाहिए? दाने दाने में केसर का दम। अब तो मैं भी जुआ केसरी बोलता हूँ। शाहरुख खान, सलमान खान, है ना, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, और टाइगर श्रॉफ, पता नहीं कौन कौन, सारे के सारे ऐड कर रहे हैं। अब तो मैं भी जुआ केसरी बोलता हूँ, है दाने दाने में केसर का दम, फलाना दिखना। तो ये जो एडवर्टीजमेंट के नाम पे करोड़ों रुपए ले जा रहे हैं, इनको बंद कर देना चाहिए। इन एडवर्टीजमेंट को, इन एडवर्टीजमेंट को बंद कर देना चाहिए। कह रहा है कि हाँ बंद कर दो। दिस इज द ओनली, देखो ओनली वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, और ओनली वर्ड हम बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। ओनली वर्ड हम बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। ओनली वर्ड हम बिल्कुल यूज नहीं कर, नो दीज कंपनी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। ये कह रहे हैं ऐसा मत करो, इन कंपनियों ने बहुत सारा पैसा खर्च किया है भैया। 1 करोड़ रुपए शाहरुख खान को दिए हैं, 1 करोड़ रुपए अक्षय कुमार को दिए हैं, 1 करोड़ रुपए हैं अजय देवगन को दिए हैं। तो इतना पैसा खर्च करती हैं कंपनियां, तुम एडवर्टीजमेंट बंद करवा रहे हो। तो ऐसा मत करो, बेचारी कंपनीज के ना बहुत करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च हो गए। तो बेटा वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दे तो इससे क्या मतलब है? हैं, जहर का एडवर्टीजमेंट थोड़ी करवा देंगे। अगर वो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं तो ये थोड़ी है कि जहर बेचने देंगे किसी को। क्या निजी क्षेत्रों में भी कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए? ये कह रहे हैं निजी क्षेत्र, क्या प्राइवेट सेक्टर में भी, क्या प्राइवेट सेक्टर में भी कमजोर वर्ग, कमजोर वर्ग पता क्या है यहाँ पे? ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है ईडब्ल्यूएस, जो कि इनकम से कमजोर है। ठीक है, यहाँ पे कास्ट की बात नहीं हो रही, इनकम की बात हो रही है। तो प्राइवेट सेक्टर, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में ईडब्ल्यूएस वालों को एक कोटा मिला हुआ है। फर्स्ट में ओनली लिखा हुआ है तो ओनली देखते ही गलत कर दिया ना। अगर ये ओनली की जगह वन होता, वन, तो ठीक हो जाता, लेकिन ओनली है तो गलत हो गया। ओनली गलत, वन ठीक, है ना। हाँ जी। लेट नहीं आ रहा तो कैसे समझ आएगा? लेट आए हो तो कैसे समझ आएगा? शुरू से देखना क्लास, ठीक है। हाँ, ये कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में भी ईडब्ल्यूएस वालों को कोटा मिल जाना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में मिलता है। कह रहे हैं नहीं ऐसा मत करो। क्यों मत करो? द मैनेजमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स वुड नॉट एग्री टू सच कंपल्सन। ये कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है ना प्राइवेट सेक्टर का, वो सरकार की बात नहीं मानेंगे। ये कह रहे हैं मैनेजमेंट सरकार की बात नहीं मानेगा। अच्छा जी, अगर सरकार ने कोई रूल लागू कर दिया तो चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे प्राइवेट, अगर कोई रूल है तो वो रूल लागू होगा ही होगा। समझ रहे हो? मैनेजमेंट बात नहीं मानेगा, ये तो गलत है। दूसरा, यस दिस विल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन। ये फैक्ट है बेटा। अगर ईडब्ल्यूएस वालों को नौकरी मिलेगी तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? अगर ईडब्ल्यूएस वालों को नौकरी मिलेगी तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सुधरेगी। ऑब्वियस सी बात है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सुधरेगी। क्या कम उम्र के युवा द्वारा की जाने वाली शराब से जुड़ी दुर्घटनाओं को शराब कंपनियों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए? कौन सी पी के आया भाई तू आज? आज तूने एक्सीडेंट किया है तो सबसे पहले ये चेक करो वो कौन सी ब्रांड की पी के आया है, और फिर शराब कंपनियों को जिम्मेदार ठहराओ। फिर शराब कंपनियों को जिम्मेदार ठहराओ क्योंकि उसने उस ब्रांड की शराब पी के दुर्घटना करी थी। क्या ऐसा होना चाहिए? पहला आर्गुमेंट है हाँ ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। शराब कंपनियों को ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए क्योंकि दे डू नॉट एडवर्टाइज द कंसिक्वेंसेस ऑफ कंज्यूमिंग अल्कोहल। ये कह रहे हैं कि वो एडवर्टीजमेंट नहीं करती कि शराब पीना हानिकारक है। शराब पीना, है ना, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, वो एडवर्टीजमेंट नहीं करती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। शायद बोतल पे लिखा रहता है कंज्यूमिंग अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ, है ना, शायद बोतल पे लिखा रहता है। तो ये बात झूठ है। ये झूठ है कि वो एडवर्टीजमेंट नहीं करती हैं, है ना, वो एडवर्टीजमेंट करते हैं।
ये झूठ, ये फॉल्स है ना, कि वो एडवर्टीजमेंट नहीं करती। एक्चुअली वो एडवर्टीजमेंट तो करते हैं। दूसरा, नो फॉल्स आइडेंटिटी कार्ड लाइसेंस आर इजीली अवेलेबल टू द यूथ अलाउइंग देम टू ऑब्टेन अल्कोहल। आपको पता है ना, किसी भी शॉप से अल्कोहल खरीदने की मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? तो भैया मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर। 21 ईयर्स की एज होनी चाहिए मिनिमम। लेकिन होता क्या है, जो टीनेजर्स हैं जिनकी उम्र 20 साल है, 19 साल है, 18 साल है, वो फेक आइडेंटिटी कार्ड के जरिए अल्कोहल परचेज कर लेते हैं और फिर एक्सीडेंट की दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। तो ये बात क्या है, ये फैक्ट है। ये क्या है, ये फैक्ट है। तो इसमें शराब कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है। ये फैक्चुअल डेटा है, समझ रहे हो? क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कानून होना चाहिए कि बच्चे अपने बूढ़े माता पिता को गुजारा भत्ता दें? देखो, ये कह रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं वो आजकल बूढ़े माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, उनकी शादी वादी होती है, तो वो अपने बूढ़े माँ बाप को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। तो सरकार को एक कानून बनाना चाहिए कि जब बच्चे की नौकरी लगे तो अपने माता पिता को गुजारा भत्ता जरूर दे। जैसे माँ बाप ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, तो वो भी अपने माँ बाप को, है ना, एक गुजारा भत्ता दे। ऐसा होना चाहिए, है ना। तो पहला है यस। यस, हाँ। 25 साल होती है तो 25 होगी, पता नहीं भाई मेरे को, मैंने तो ली नहीं है कभी जाके दुकान पर, तो मेरे को पता नहीं है। हाँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ एब्यूज एंड नेग्लेक्ट ऑफ एज पेरेंट्स बाय देयर इमीडिएट फैमिली इज ग्रोइंग। ये कह रहे हैं कि हाँ, ये गुजारा भत्ता जरूर देना चाहिए, क्योंकि बूढ़े माता पिता की उनके नजदीकी परिवार द्वारा उपेक्षा और दुर्व्यवहार की समस्याओं परिणाम बढ़ रही हैं। ये बात क्या है, ये एकदम सच है। ये सच है, ये फैक्चुअल डेटा है। तो जो फैक्चुअल डेटा है वो आर्गुमेंट हमेशा स्ट्रांग होगा। नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी लागत बहुत अधिक आएगी। मतलब कोई कानून है, उसकी लागत बहुत अधिक आएगी, इसलिए कानून नहीं होना चाहिए। वाह, कमाल कर रहे हो तुसी। अगर कोई कानून है जिसकी जरूरत है समाज में, है ना, जिसकी हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जिसकी जरूरत है, उसकी लागू कानून मतलब कितना खर्चा है ये थोड़ी देखेंगे हम। चलिए साहब, नेक्स्ट। क्या राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए दी जा रही निधि को गरीबों की जरूरत को पूरा करने के लिए खर्च कर देना चाहिए? देखो, इसरो को पैसा देता है सरकार, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो को काफी पैसा जाता है। जैसे मान लो 100 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ रुपए इसरो पे गए। 100 करोड़ रुपए इसरो पे खर्च किए गए, मान लो एक्सपेरिमेंट पे। तो ये कह रहे हैं कि इस पैसों को तो अगर आप इसरो को ना देकर गरीबों में बांट दो तो ज्यादा बढ़िया है। वो कह रहे हैं कि ये पैसा इसरो को ना देके गरीबों में बांट दो तो ज्यादा बढ़िया है। तो पहला आर्गुमेंट है, हाँ बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, पैसों को गरीबों में बांटना चाहिए, क्योंकि अवर बजट फॉर द स्पेस इज लोअर देन दैट ऑफ द अदर कंट्रीज, so we cannot compete with them, and hence it can be put to a better use in schemes to benefit the poor। ये कह रहे हैं कि बेटा हम 100 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो जो चाइना है वो 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है ना। जो यूएसए है वो 2000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है अपने, है ना, स्पेस सेंटर पे। तो हम वैसे भी बेटा 100 करोड़ खर्च करके इनको compete तो कर ही नहीं सकते, है ना। इनको बीट तो हम कर ही नहीं सकते। तो इससे बेटर कि इसरो को बंद करें और ये पैसा गरीबों में सप्लाई करें, क्योंकि खामखा तो हम इनसे तो कंपटीशन कर ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या फायदा फिर हमें, है ना, इस पैसों को इसरो में लगाने का। यहाँ पे साफ साफ तुलना कर रहे हैं। और क्या चाह रहे हो कि तुलना की हम सपोर्ट भी करते हैं, साफ साफ तुलना कर रहे हैं। दूसरा, नो, है ना, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हेल्प टू प्रोवाइड सर्विसेज लाइक टेलीमेडिसिन, सो पीपल इन रूरल एरिया कैन गेट एक्सेस टू द बेस्ट प्रोफेशनल एडवाइस। ये कह रहे हैं नहीं ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो इसरो में पैसा लगता है वो लोगों के काम नहीं आता। भाई, इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च की हुई है, ये सैटेलाइट किसकी बदौलत है? हमारे इसरो की बदौलत है। और अगर सैटेलाइट नहीं होता तो आज के समय में जो हम टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, जो आप हम मैं पढ़ा रहा हूँ लाइव दिल्ली में, और आप पूरे भारत में मुझे देख पा रहे हैं इस समय, है ना, ये किस किस जरिए है? ये सब इसरो के जरिए पॉसिबल है। तो ये फायदा भी तो लोगों तक पहुंच रहा है, ऐसा थोड़ी है कि वो हमारे लिए कुछ कर नहीं रहा। तो ये बात सच है, इसीलिए वो एक्सपेरिमेंट चलते रहने चाहिए, इसरो में मदद पहुंचनी चाहिए हर साल।
क्या घाटा देने वाली सरकारी एयरलाइंस को विलय करके उन्हें एक इकाई बता देना चाहिए? देखो बहुत सारी एयरलाइंस हैं, आप लोगों को पता है, और वो घाटा दे रही हैं, तो उनको कह रहे हैं कि उनका विलय करके एक इकाई बना दो। जैसे आपने देखा होगा बैंक्स जितने थे अभी 4-5 साल पहले, सारी बैंक्स एक दूसरे में मर्ज हो रही थी, क्योंकि बैंक्स घाटे में जा रही थी, तो सारी बैंक एक दूसरे में क्या हो रही थी, सारी की सारी बैंक एक दूसरे में मर्ज हो रही थी। तो कह रहे हैं ऐसे ही एयरलाइंस को भी मर्ज कर देना चाहिए। तो कह रहे हैं हाँ बिल्कुल मर्ज कर देना चाहिए। क्यों? द मर्जर विल पुअर देयर रिसोर्सेज अलाउइंग देम टू एक्सपेंड देयर सर्विसेज एंड बी मोर कम्पिटिटिव विद प्राइवेट एंड फॉरेन एयरलाइंस। देखो अब यहाँ पे भी ना तुलना हो रही है, लेकिन ये तुलना किस तरीके से हो रही है उस चीज को तुम्हें समझना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल मर्जर कर देना चाहिए, क्योंकि 1 और 1 11, यहाँ पर बता रहे हैं 1 और 1 11। यहाँ पे जो तुलना हो रही है ना, वो 1 और 1 11 की तुलना हो रही है। कह रहे हैं कि 1 से भले 2, अगर 2 लोग मिलकर काम करेंगे तो जो फॉरेन एयरलाइंस है और जो प्राइवेट एयरलाइंस है उनको हम compete कर पाएंगे। मतलब यहाँ पर एक मोटिवेशन के जरिए तुलना हो रही है। इसीलिए ये आर्गुमेंट बेटा क्या होगा, क्योंकि ये जो तुलना है, ये कम तुलना कम तथ्य है, समझ रहे हो? ये कंपैरिजन कम फैक्ट है। बेसिकली एक फैक्ट है कि अगर 2 लोग मिलकर काम करेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, और वो जो घाटे में जा रही है कंपनी, वो घाटे से बाहर निकल कर आएंगी, है ना, घाटे से बाहर निकल कर आएंगी। तो इसीलिए ये आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि द मर्जर विल रिजल्ट इन द लॉस ऑफ जॉब्स। ये कह रहे हैं अगर तुमने 2 एयरलाइन मर्ज कर दी तो बेटा बहुत सारी नौकरी चली जाएंगी। ऐसा किसने कहा? बेटा जब बैंक्स मर्ज हुई थी तो नौकरी थोड़ी गई थी लोगों की, तो कोई भी व्यक्ति अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगा, ये बिल्कुल, है ना, गलत है। क्या भारत में प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश विद्यार्थियों को किसी विशेष समूह को कोई रियायत दिए बिना सिर्फ मेरिट आधार पर? ये कह रहे हैं कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उसमें किसी भी विशेष समूह को कोई रियायत दिए बिना सिर्फ मेरिट पर एडमिशन देना चाहिए, मेरिट के बेसिस पर। ये कह रहे हैं कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उसमें कोई भी वो मत दो, कोई भी उसमें रिजर्वेशन मत दो। सिर्फ और सिर्फ जो तुम्हारे 12th के मार्क्स हैं या जो तुम्हारे कंपटीशन के मार्क्स हैं, उन मार्क्स के बेसिस पे ही तुम्हें नौकरी मिलनी चाहिए। मतलब नौकरी नहीं, उन प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन मिलना चाहिए बिना किसी कोटा के। मतलब कोई भी कोटा नहीं लगेगा इसमें, कोई भी रिजर्वेशन नहीं लगेगा। कह रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, कह रहे हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए। बाकी बेटा अलग से प्रैक्टिस के लिए मेरे हाँ नोट्स काफी हैं, अब बुक से भी करो, PYQ से भी करो, हर जगह से करने पड़ेंगे एनालिटिकल रीजनिंग में। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, दिस विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोफेशनल एज दे विल एबल टू कंप्लीट द कोर्स सक्सेसफुली। ये कह रहे हैं कि सिर्फ अगर आप मेरिट के आधार पे दोगे ना, बिना रिजर्वेशन के, तो इससे पता है क्या होगा, प्रोफेशनल्स की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। क्यों इंप्रूव हो जाएगी? क्योंकि वो अपना सक्सेसफुली कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा एक बात बताओ कि मैंने प्रोफेशनल बीटेक के लिए मैंने कॉम्पीट किया, और मेरे बीटेक में मेरी मान लो फर्स्ट रैंक आ गई, और मुझे बहुत टॉप कॉलेज मिल गया, ठीक है, और रैंक सब बच्चों का एडमिशन रैंक के हिसाब से कर दिया बिना किसी कोटा के। अब ये किसने कह दिया कि अगर मैंने मान लो वहां पे रैंक 1 हासिल करी तो जो प्रोफेशनल कोर्स है 4 साल का, वो 4 साल में बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई करूंगा? ये बताओ, ये किसने कह दिया कि मैं वो पूरी 4 साल बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई करूंगा और अपना कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट करूंगा? ये गारंटी कौन लेगा? भैया मैं अपने कॉलेज का टॉपर रहा हूँ, मैं पर्सनली 12th में अपना डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, ठीक है, मेरा इंटरव्यू भी हुआ था, है ना। लेकिन जब मैं बीटेक में गया तो फर्स्ट ईयर में भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, लेकिन सेकंड ईयर में तो आप लोग जानते हैं बीटेक में क्या होती है फिर तो, है ना, 1 नाइट स्टडी होती है एग्जाम से एक दिन पहले। तो सेकंड ईयर में वही हुआ मेरे साथ, है ना, हम एग्जाम से एक रात पहले पढ़े थे। तो ये जरूरी नहीं है कि जो होशियार बच्चा है वो पूरे 4 साल बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेगा। अगर वो हवाबाजी में आ गया तो कहानी खत्म हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी कहानी खत्म। तो ये कोई गारंटी नहीं है, ये तो सिर्फ क्या है, ये तो सिर्फ एक, मतलब हाँ कह रहे हो कि हाँ ऐसा करो, बट ये जरूरी नहीं है कि जो मेरिट के आधार पे बच्चे एडमिशन लेंगे वो अपना सिलेबस
सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे, ये जरूरी थोड़ी है। दूसरा है नहीं, ऐसा मत करो, बिल्कुल मत करो। दिस विल कीप लार्ज नंबर ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट आउट ऑफ द रीच ऑफ द प्रोफेशनल कोर्सेज। ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि अगर आप रिजर्वेशन को हटा दोगे तो जो बच्चे सोशली और इकोनॉमिकली, जो बच्चे सोशली और इकोनॉमिकली पिछड़े हुए हैं, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं, वो प्रोफेशनल कोर्सेज से वंचित रह जाएंगे। ये एकदम फैक्चुअल डेटा है, ये एकदम फैक्ट है, ये फैक्ट है ना। सोशली और इकोनॉमिकली, है ना, जो सामाजिक सोशली और इकोनॉमिकली जो पिछड़े हुए बच्चे हैं वो पीछे रह जाएंगे, ये बात बिल्कुल फैक्ट है ना। हाँ जी, चलिए साहब। तो क्या निजी क्षेत्र में सभी बैंकों को, क्या निजी क्षेत्र के सभी बैंकों का तत्काल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में विलय कर देना चाहिए? ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनको गवर्नमेंट बैंक्स में मर्ज कर दो, प्राइवेट को गवर्नमेंट में मर्ज कर दो, प्राइवेट को गवर्नमेंट में मर्ज कर दो। तो पहला आर्गुमेंट है नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज एंड हैंस दे शुड नॉट बी मर्ज। ये कह रहे हैं कि प्राइवेट को गवर्नमेंट बैंक्स में मर्ज मत करो, क्योंकि प्राइवेट बैंक जो है वो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट बैंक है वो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी नहीं है। क्या बात कर रहे हो, उल्टा सीधा रीजन दे रहे हो, उल्टा सीधा तर्क दे रहे हो। तो जो प्राइवेट बैंक है वो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, तो जो गवर्नमेंट बैंक है वो भी तो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है। तो मर्ज का यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं बनता, मतलब कोई, ये तर्क बिल्कुल बेकार है। ये कह रहे हैं कि हाँ ऐसा कर दो, मर्ज कर दो, क्योंकि दिस विल सेफगार्ड द हार्ड अर्न मनी ऑफ कस्टमर एंड देयर इंटरेस्ट विल बी सिक्योर्ड। ये कह रहे हैं कि प्राइवेट बैंक को गवर्नमेंट बैंक में मर्ज कर दो, इससे क्या होगा, लोगों का जो पैसा है प्राइवेट बैंक में वो सेफ हो जाएगा। भाई साहब, बैंक चाहे सरकारी हो, बैंक चाहे प्राइवेट हो, कोई बैंक गारंटी नहीं लेती है आपके पैसे की। चाहे बैंक सरकारी हो, चाहे बैंक प्राइवेट हो, है ना, दोनों में एक जैसे ही रूल रेगुलेशन फॉलो होते हैं आरबीआई के। ऐसा नहीं है कि सरकारी बैंक के रूल अलग है, प्राइवेट बैंक के रूल अलग है, दोनों में ही एक जैसे रूल है। समझ रहे हो? क्या व्यावसायिक विषयों में भर्ती के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षाएं समाप्त कर देनी चाहिए? ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारी प्रवेश परीक्षाएं हो रही हैं, है ना, ये तुम्हारी जो प्रवेश परीक्षाएं हो रही हैं, जो तुम्हारे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, ये सब खत्म कर देना चाहिए। प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन एंट्रेंस, जैसे बीटेक में एडमिशन के लिए हमने पेपर दिया था, एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हुआ था हमारा, तो ये कह रहे हैं कि खत्म कर दो इनको। कह रहे हैं हाँ बिल्कुल खत्म कर दो, दिस विल सेव अ लॉट ऑफ मनी। देखो, पैसे की अगर कहीं बात है तो वो आर्गुमेंट बाय डिफॉल्ट वीक हो जाते हैं, क्योंकि पैसे के बलबूते को हमें किसी को नापना नहीं है, पैसे के बलबूते किसी को नापना नहीं है। दूसरा है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि मैनी कैंडिडेट हु स्कोर्ड वेल इन द स्पेशली टेस्ट डू नॉट दैट वेल इन द एंट्रेंस टेस्ट। ये कह रहे हैं कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट खत्म कर दो, क्योंकि वो बच्चा 12th में तो 90% ले आया लेकिन कॉमन एंट्रेंस में फेल हो जाता है। भाई साहब, ये तो गलत बात है ना। तुम 12th में अगर 99% लाए हो तो तुम्हें कॉमन एंट्रेंस में भी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, तुम्हें कॉमन एंट्रेंस में भी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। ये भी बिल्कुल गलत है। ऐसा थोड़ी कि 12th में लिया है तो तुम कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं दोगे। तो बेटा पहला भी गलत है, पहला बिल्कुल गलत है, और दूसरा भी गलत है ना। पहला गलत है और दूसरा गलत है ना, केवल चौथा। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। बिना हमने थर्ड फोर्थ को पढ़ा, हमें थर्ड फोर्थ को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बिना पढ़े हमें ये पता है कि पहले दो गलत है, पहले दो गलत है, तो पहले दो के ऑप्शन हटा दो और ये भी ऑप्शन हटा दो, क्योंकि केवल तर्क चौथा वैध नहीं है। इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा सही है ना। और हमें पता है पहला दूसरा सही हो नहीं सकता, तो तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, जो ऑप्शन बचा वही आंसर। ऑप्शंस को एलिमिनेट करा हमने, क्योंकि यहाँ पे कितने तर्क दे रखे हैं, 1 2 3 4। तो ये क्वेश्चन ना हम अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन करेंगे। ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। क्या यह आवश्यक है कि शिक्षा को व्यवसायोन्मुख होना चाहिए? इज इट नेसेसरी दैट एजुकेशन शुड बी बिजनेस ओरिएंटेड?
एजुकेशन शुड बी बिजनेस ओरिएंटेड। हाँ, शिक्षा का उद्देश्य लोगों को जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना है। देखो, शिक्षा हम क्यों कर रहे हैं, आप लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं ये बताओ। जीविकोपार्जन के लिए तो पढ़ रहे हैं। अभी आप लोग मुझसे क्यों पढ़ रहे हैं? आप लोग मुझसे इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपकी सरकारी नौकरी लगे। आपकी क्या लगे? सरकारी नौकरी लगे, है ना। आप जीविकोपार्जन कर सके। आप कोई ज्ञान के लिए थोड़ी पढ़ रहे हो। नहीं सर, रीजनिंग में मेरा तो इंटरेस्ट है, मुझे तो सिर्फ इंटरेस्ट के लिए बैच लिया। आपने बैच क्यों खरीदा है? आपने बैच इसलिए खरीदा है ताकि आप जीविकोपार्जन कर सको। तो पहला तर्क सही होगा, पहला तर्क सही होगा, तो बेटा ऑप्शन बी गलत हो गया, ऑप्शन बी गलत हो गया। चलिए साहब, हाँ हाँ, शिक्षित व्यक्ति को शिक्षा पूरी करने के बाद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। नहीं, शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए ही होनी चाहिए। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए होनी चाहिए, तीसरी गलत। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए होना चाहिए, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, है ना, वाह भाई वाह। और देखो, चौथा तो बाई डिफॉल्ट गलत है, चौथा तो बाई डिफॉल्ट गलत है। नहीं, कोई कृषि कार्य भी कर सकता है जहां शिक्षा आवश्यक नहीं है। ये किसने कह दिया कृषि कार्य करने के लिए शिक्षा की आवश्यक नहीं है? कृषि कार्य करने के लिए भी शिक्षा की जरूरत पड़ती है, शिक्षा की जरूरत पड़ती है। शिक्षित व्यक्ति को शिक्षा पूरी करने के बाद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, सही बात है। शिक्षा पूरी कर ली तो तुम अपने पैरों पे नहीं खड़े होगे तो किसके पैरों पे खड़े होगे? दूसरों के पैरों पे, है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जीविकोपार्जन करना। जीविकोपार्जन का मतलब क्या है? अपने पैरों पे खड़ा होना, अपने बलबूते कुछ करना। क्या भारतीय फिल्मों से गाने को हटा देना चाहिए? जितनी भी फिल्में बन रही है उनसे गानों को हटा देना चाहिए। हाँ। हम्म। हम्म। क्यों भाई, गानों को हटा देना चाहिए? काती रात में ना खेतों में तो आई नहीं, हटा दो गाने को। तो पहला करके, हाँ, हॉलीवुड की फिल्में कोई गाने नहीं बनाने के बावजूद भी हिट हो जाती है। हॉलीवुड की फिल्म में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे हमें मतलब नहीं है। हॉलीवुड की फिल्म में क्या हो रहा नहीं, गाने, फिल्म की लंबाई, अरे लंबाई बढ़ने से क्या हो जाएगी? अगर फिल्म की लंबाई बढ़ गई तो उससे क्या हो जाएगी, है? फिल्म अच्छी होनी चाहिए बेटा, फिल्म अच्छी होनी चाहिए। लंबाई बढ़ने से क्या मतलब है? आपकी जो फिल्म है वो अच्छी होनी चाहिए, उसकी स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। क्या रॉक शो को क्या रॉक शो को पर्यटन स्थलों पर आधी रात तक चलाने की अनुमति देनी चाहिए? बेटा, पर्यटन स्थल जैसे गोवा आप घूमने गए, अब गोवा में रॉक शो बेटा मान लो 10 बजे बंद हो जाए रात को, फिर तुम्हें कैसा लगेगा? तो कह रहे हैं कम से कम वहां 12 बजे तक तो बजे, आधी रात यानी कि 12 बजे तक तो डीजे बजना चाहिए, है। क्यों भाई? हाँ हाँ, रॉक शो के कारण अधिक पर्यटक आते हैं और पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए बढ़िया होती है, बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है। अगर बेटा तुम गोवा घूमने जा रहे हो और वहां पे रात को 10 बजे सब बंद हो जाता, घूमने कौन? हम वही जगह घूमने आते हैं, टूरिस्ट प्लेस हमेशा रात के 12-12, 2-2 बजे तक खुले रहते हैं, है ना। ताकि वहां पे टूरिज्म बढ़ता है, जिससे इकोनॉमिक, लोकल इकोनॉमिक में सुधार आता है। दिस इज ग्रेट फॉर लोकल इकोनॉमी, दिस इज ग्रेट फॉर लोकल इकोनॉमी। नो, टूरिज्म डैमेज, अच्छा, टूरिज्म अगर डैमेज करता लोकल ट्रेडिशन को तो फिर टूरिज्म को तो कभी बढ़ावा ही नहीं दिया जाता। अगर टूरिज्म डैमेज करता तो टूरिज्म को तो फिर कभी बढ़ावा ही नहीं दिया जाता, फिर तो टूरिज्म को कभी बढ़ावा ही नहीं दिया जाता। क्या अनजाने में अपराध करने वाले प्रतिष्ठित लोगों को एक विशेष प्रकार की सजा देनी चाहिए, यानी कि सलमान खान को एक स्पेशल जेल में रखना चाहिए, है? क्या संजय दत्त को एक स्पेशल जेल में रखना चाहिए? या जितने भी बड़े बड़े नामचीन लोग हैं जिनसे अपराध होते हैं, उनको ना एक अलग स्पेशल जेल होनी चाहिए जिसमें एसी लगा हो, है ना, एकदम 5 स्टार फैसिलिटीज हो? ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, कह रहे हैं हाँ बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि द प्रेस्टिजियस पीपल डू नॉट कमिट क्राइम इंटेंशनली। ये कह रहे हैं जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं वो जानबूझ के अपराध नहीं करते, उनसे तो अपराध हो जाता है। वो जानबूझ के नहीं करते, उनसे तो हो जाता है। नहीं, यह हमारी नीति है कि हर कोई कानून में एक समान है। सही बात है बेटा, हर कोई कानून में क्या है? हर कोई कानून में एक समाज है। क्या कॉलेज में छात्र संघ होना चाहिए? छात्र संघ बेटा, छात्र संघ का मतलब स्टूडेंट्स यूनियन। कह रहे हैं स्टूडेंट यूनियन होना चाहिए? नहीं, नहीं होना चाहिए स्टूडेंट यूनियन। दिस विल क्रिएट अ पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर। हाँ, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर तो ये तो फैक्ट है, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, इसमें तो कोई दोहरा नहीं है। दूसरा है, हाँ होना चाहिए, इट इज वेरी नेसेसरी स्टूडेंट ऑफ फ्यूचर पॉलिट, ये भी फैक्ट है। बेटा तुम फ्यूचर में जाके किसी, मान लो किसी राज्य के अगर तुम सीएम बनोगे,
है ना, कहीं के अब तुम एमपी बनोगे, एमएलए बनोगे, तुम पॉलिटिक्स में जाओगे, तो तुम अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कभी घुसे नहीं हो तो तुम कैसे फिर वो नेता बनोगे अच्छे? तो अच्छे नेता बनने के लिए एक्सपीरियंस जरूरी है ना। तो एक्सपीरियंस के लिए है ना, तो वो बच्चों के लिए, फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स के लिए वो आवश्यक है उस एनवायरनमेंट को जीना। क्या कक्षा 5वीं तक की सभी वार्षिक परीक्षाएं समाप्त कर देनी चाहिए? ये कह रहे हैं कि 5वीं क्लास तक के बच्चे ना बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो बेचारों पे इतना बोझ नहीं डालना चाहिए परीक्षा कर कराकर, वो 5वीं तक सारी परीक्षाएं खत्म कर दो। कह रहे हैं हाँ बिल्कुल कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए, क्योंकि युवा छात्रों पर ऐसी परीक्षाओं का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए, उनके प्राकृतिक विकास को बाधित करती है। वाह भाई वाह, ये किसने कह दिया कि परीक्षा होने से जो प्राकृतिक विकास है वो रुक जाता है? बेटा परीक्षा होने से प्राकृतिक विकास रुकता नहीं है, प्राकृतिक विकास बढ़ता है, बढ़ता है। नहीं, छात्र गंभीरता से अध्ययन नहीं करेंगे। अगर परीक्षाएं हटा दी तो कोई भी छात्र गंभीरता से अध्ययन नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर तुम परीक्षा हटा दोगे तो कौन गंभीरता से अध्ययन करेगा? कोई नहीं करेगा गंभीरता से अध्ययन, है कोई भी गंभीरता से अध्ययन नहीं करेगा। चलिए अब मुलाकात करते हैं कल। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।